लिटरेचर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम लिटरेचर में एपिक्स और पुराणास का जिक्र करेंगे। एपिक्स में रामायण और महाभारत की बात आती है और फिर पुराण। इसके साथ ही आपका जो ये सारा लिटरेचर है, जिसे आप एक तरह से हिंदू लिटरेचर भी कह लें या सनातन लिटरेचर कह लें, ये यहाँ पर रुक जाएगा। फिर आगे बुद्धिस्ट लिटरेचर आ जाएगा, जैन लिटरेचर आ जाएगा। वो पाली लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में हम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद शुरू हो जाएंगे कन्नड़ का, तेलुगु का, तमिल का लिटरेचर। तो मतलब हमारा ये आज का सेक्शन यहाँ संस्कृत बेस्ड इस हिंदू लिटरेचर को कंप्लीट कर देगा, हमारे एंशिएंट लिटरेचर को। वैदिक से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एयर कंडीशन चलाइए। तो दैट इज़ द रामायण एंड महाभारत। हमने इनके बारे में और भी कई लेक्चरों में कई बार बहुत डिटेल में पढ़ा है। महाभारत पे तो हमारी एथिक्स की सीरीज़ ही चल रही है, जो अभी रुकी हुई है, हम चला देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएंगी आज। पुराणास को हम थोड़ा डिटेल करेंगे, उस पर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो रामायण के बारे में क्या लिखा है? द रामायण ऑफ वाल्मीकि इज़ द ओरिजिनल रामायण। अब ओरिजिनल रामायण से ये नहीं सोचना कि बाद में कोई डुप्लीकेट रामायण भी आ गई है। ओरिजिनल रामायण इसलिए कहा गया कि रामायण, महाभारत और भागवत गीता ये हमारे देश में बहुत सारी भारतीय भाषाओं में लिखे गए हैं। बहुत सारी भारतीय भाषाओं में लिखे गए हैं और भाषा और क्षेत्र बदलते ही कई बारी जो इनके अंदर गिवन स्टोरीज़, जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो भी, और कैरेक्टर का जो एक एक्सप्रेशन है वो भी चेंज आता है, बदलाव आता है। तो क्षेत्र दर क्षेत्र, एक एरिया से दूसरे एरिया, रामायण का अपनी भाषा में अनुवाद मिलता है। ये एक लेवल पर बढ़िया भी था। जब आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर आप कोई ऐसा नेशन स्टेट कल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं और अभी तक एक ऐसी फीलिंग भी नहीं है कि आप एक नेशन हैं, आप अलग अलग रीजन में एक अपने स्तर पर कल्चरल के कम्युनिटी के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो रीजन बदलते ही एक नई कल्चरल कम्युनिटी ऑब्ज़र्व हो गई, फिर एक और कल्चरल कम्युनिटी ऑब्ज़र्व हो गई। इस तरह से कई तरह की कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश में, उस समय में भी थी, तभी से आ रही हैं। जैसे बंगाल के क्षेत्र में बांग्ला भाषा के आधार पर चलने वाली कल्चरल कम्युनिटी, और पंजाब के क्षेत्र में पंजाबी, पहले फ़ारसी और उसके पहले इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में संस्कृत भी हुआ करती थी। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र की अपनी अपनी कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं। उनके भीतर एक कॉमननेस इंड्यूस करने का काम इन ग्रंथों ने किया है। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इनके ये जो क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हुए हैं और इन कैरेक्टर्स को लोगों ने जो अपने क्षेत्र के साथ जोड़ा है, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसी की वजह से एक सेंस क्रिएट होता भी है कि ये एक क्षेत्र के वासी हैं, ये एक भारत है। कम्युनिटी डाइवर्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी डाइवर्स हैं, तो लैंग्वेज अलग है, कोई बात नहीं। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप पैन इंडिया घूमते हैं तो आप दक्षिण के मंदिरों में देखते हैं महाभारत के वृतांत गिवन हैं। तो साउथ के टेम्पल्स में, पेंटिंग में, स्कल्पचर आर्ट में, रिलीफ स्कल्पचर्स में, आर्किटेक्चरल स्टाइल में आपको नज़र आता है कि महाभारत से जुड़े एपिसोड्स वहाँ पर बनाए गए हैं। टेक्स्ट भी मिलते हैं, रामायण से जुड़े एपिसोड्स हैं, भागवत गीता से जुड़े एपिसोड हैं। ऐसा ही आपको पूर्व में मिलता है, उड़ीसा और बंगाल के आर्किटेक्चर में। ऐसा ही आपको उत्तर में, आपने पहाड़ी आर्किटेक्चर सारा पढ़ा हुआ है, और पंजाब के क्षेत्र के आर्किटेक्चर में ऐसा ही आपने देखा। पश्चिम में सोलंकी आर्किटेक्चर, गुजरात, ये सारा क्षेत्र। तो मध्य भारत में ये एक कंट्री के इतने डाइवर्स प्लेटफॉर्म के अंदर एक कॉमननेस का, एक यूनिटी का अंडर करंट सा है। तो इतनी भाषाओं में लिखा जाना अपने आप में आपको एक अस्तित्व देता है कि आप सदा ही एक भारत से बिलोंग करते रहे हैं।
हाँ, यहाँ पर ये कनेक्टिविटी जो है आपकी भारत होने की, दैट भारतीय कनेक्टिविटी, ये कल्चरल साइड पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पॉलिटिकल कनेक्टिविटी। मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि पॉलिटिकल कनेक्टिविटी वाला गेम जो हुआ है वो रियल सेंस में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही हुआ है। रेलवे ने बड़ी भूमिका निभाई इसमें, रेलगाड़ी ने। आपने पॉलिटिकली खुद को कनेक्टेड माना, यानी कि आप सबने ये पॉलिटिकली माना कि आप एक जुडिशियल व्यवस्था के अधीन हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के अधीन हैं, एक लीगल लॉ सिस्टम के अधीन हैं, और आपको आने वाले समय में एकजुट होकर के देश के लिए जो यही सिस्टम है, लीगल, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, ये कैसा बनाना है, उसके लिए आपने एक होकर के इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए, संघर्ष किया, देश को स्वतंत्र कराया, ये आपने किया। ये पॉलिटिकल जो आपको नज़र आ रहा है एक यूनिफिकेशन, ये मैं मान सकता हूँ कि इस दौर का है। पहले के समय में अलग अलग क्षेत्र में ट्राइब्स थीं, वो अपने ही तरह से नियम बना के खुद को चला रही थी। फिर समय आगे बढ़ने पर किंगडम्स आई और वो भी क्षेत्रीय हिसाब पर चलती थी, सबके अपने अपने नियम थे, अपनी व्यवस्थाएं थीं। लेकिन कल्चरल यूनिफिकेशन मैं मानता हूँ कि भारत का बहुत पुराना है। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन अब का हो सकता है, बट ये कल्चरल यूनिफिकेशन बहुत पुराना है। इस सोशल कल्चरल यूनिफिकेशन में अहम भूमिका इन ग्रंथों ने निभाई है, और इनके कई भाषाओं में अनुवाद, इनके ट्रांसलेशंस इस बात का प्रमाण है कि भारत शुरू से, आरंभ से अब तक कल्चरली यूनिफाइड था। आई बात समझ में? तो ये कल्चरल यूनिफिकेशन अचीव करने के कई प्रयास किए भी गए, जैसे उत्तर से दक्षिण तक महाभारत को ले जाया भी गया, रामायण को ले जाया भी गया। कई ऋषियों ने, कई मुनियों ने, कई राजाओं के इसके पीछे के प्रयास हैं। इन प्रयासों के बाद ही ये हो पाया। आई बात समझ में? जैसे राजाओं की, दक्षिण के राजा हों या पूर्व के हों या मध्य के या उत्तर के, पश्चिम के राजाओं की जो डिसेंट है, जो जीनोलॉजी है, उसको प्रमाणित करने का प्रयास किया गया कि ये चंद्रवंश से हैं, ये सूर्यवंश से हैं। इस तरह से उनको दिखाया जाता रहा, और इसमें ब्राह्मणों के, पंडितों की बड़ी भूमिका रही है, उनकी बड़ी भूमिका रही। इन ग्रंथों में उनका जिक्र आने का यह कारण बनता है कि उनकी इन ग्रंथों के पीछे बड़ी भूमिका है। जैसे कल हमने जब ब्राह्मण ग्रंथों का जिक्र सुना था, तो वैदिक अनुष्ठान, वैदिक विधि विधान, रीति रिवाज ब्राह्मण ही कराया करते थे। तो उन्हीं विधि विधानों को, अनुष्ठानों को बहुत डिटेल में और थोड़ा सरल करके जिन पुस्तकों में लिखा, उन पुस्तकों का जिनसे सरोकार था वो ब्राह्मण ही थे। तो एक कारण यह भी है कि उनका नाम ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ है, को ब्राह्मणों का मुख्य संबंध है उनसे। ये ब्राह्मणों ही की प्रक्रिया रही है उत्तर से दक्षिण तक, जिसके तहत इस मैनर में आप कल्चरल यूनिफिकेशन करते चले गए। कई संदर्भों में इसे सोशल थ्योरीज में संस्कृताइजेशन भी कह देते हैं। इट इज़ संस्कृताइजेशन ऑल्सो, बट वो एक अलग बात है। अभी के लिए हम इसे इस तरह से चर्चा करें तो ओरिजिनल वर्ड इस तरह से आता है। एक तो अनुवाद बहुत हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ये ग्रंथ कुछ इस तरह से रहते हैं जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जैसा। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, और इसका मतलब क्या है? रिटन नहीं का मतलब क्या है? रिटन नहीं है का मतलब ये नहीं है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर्स, प्रोविजंस, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहीं लिखे हुए मिलते नहीं, बाकायदा लिखा हुआ मिलता है सब कुछ। पर रिटन नहीं है का मतलब कि वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर बैठ के एक टीम ने एक टाइम बाउंड मैनर में नहीं लिखा है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, तो उसका क्लियर है कि वो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई एक अस्थाई अध्यक्ष के अधीन। फिर हमने पढ़ा कि 11 दिसंबर को 1946 को दूसरी मीटिंग हुई एक परमानेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंदर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हमने देखा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर के आए जवाहरलाल नेहरू, और फिर प्रक्रिया चली और हमने देखा 26 नवंबर 1949 को जो ये संविधान सभा है, इसने संविधान स्वीकार कर लिया, इनेक्टमेंट है ना। और फिर आगे 26 जनवरी 1950 को एनफोर्समेंट हो गया।
तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बना। एक टाइम फ्रेम के तहत एक टीम ने मिलकर बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर के बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, वो काम कर रही थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये रिटर्न इसलिए कहा जाता है। बट अगर आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो कुछ ऐसा है कि 1206 में किंग जॉन के समय में जब पहले बार अधिकारों का चार्टर इशू किया गया, दैट इज़ द फर्स्ट बिल ऑफ राइट्स, तब से लेकर के अब वो छोड़ा नहीं गया, उसे आगे लेके चलेंगे। तब से लेकर के अलग अलग डायनेस्टीज़ के तहत जैसे जैसे प्रावधान आते गए, जो जनहितकारी थे, जो लोकतांत्रिक थे, वो चलते जा रहे हैं। इसी तरह से ब्रिटिशर्स के समय में, ब्रिटिशर्स का समय यहाँ पर मैंने जब बोला तो उसका मतलब ये है द कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियलिज्म के दौरान जो वहाँ की पार्लियामेंट अब लॉज बना रही हैं, वो बनते जाएंगे। ये बन करके पीछे से 1206 से किंग जॉन के समय से चलता आ रही चीज़ें, उस पर ये मॉडर्न लॉज भी बन करके जुड़ते जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कंप्लीट एवोल्यूशनरी प्रोसेस के वाया चलते जा रहा है, और उसका एक फाइनल वर्जन आज दिन तक का आपके सामने खड़ा है। ठीक है, वो आपके सामने खड़ा है। तो आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1950 तक ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी चीज़ें थीं, और बाकी सब 1950 के बाद जोड़ी हैं, है ना। तो वो चलती चली आ रही हैं, कंटिन्यूसली चलता चला रहा है। किसी एक पड़ाव को आपने एक ओरिजिनल पड़ाव मान लिया, उसके बाद वाली लेटर एडिशंस हैं। हमारे देश के संविधान में भी अमेंडमेंट का प्रोसेस है, तो वो भी एवर एवोल्यूशनरी है, वो भी ऑर्गेनिक है। तो उसमें भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसके पार्ट्स 24 नहीं थे। हम ये कहते हैं इसके आर्टिकल 395 थे, अब तो 450 के अराउंड चल रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, आज 12 हो गए हैं। ये ओरिजिनल वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि कुछ चीज़ें लिटर एडिशन हैं। समाज बदलता चला गया, उस बदलते समाज के दौरान उस जो एक कलेक्टिव नॉलेज है हमारी सोसाइटी की, उस कलेक्टिव नॉलेज के निरंतर निर्माण प्रक्रिया में कई लोग आते चले गए और अपनी भूमिका निभाते चले गए। हमारे उस कलेक्टिव नॉलेज जो है सोसाइटी की, उसका एक्सपीरियंस कईयों के पास आया, और उन्होंने अपना वो एक्सपीरियंस इस निरंतर निर्माण प्रक्रिया में डाल दिया। आरंभ में हो सकता है किसी ने जब इसका आरंभ किया हो तो शुरुआत में उसने इसमें 8000 श्लोक डाले हों, 8000 श्लोक डाले। उस समय की जो एक सोसाइटी की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कलेक्टिव नॉलेज है, किसी ने उसको कंट्रीब्यूट कर दिया इसमें, तो ये 8000 श्लोकों से आरंभ हुआ। समय के साथ बढ़ते इसमें और भी विद्वान आकर के अपनी जानकारी डाल रहे हैं, तो ये फाइनली 24,000 श्लोकास तक पहुंच गया, जिसमें 24,000 है। तो ऐसा हो जाता है कि प्रथम पड़ाव में पहली बार में 8000 थे, फिर बाकी जो है वो लेटर एडिशंस हैं। तो ऐसा नहीं है किसी ने ग्रंथ चुरा के उसमें डाल दिया झूठ धोखे से, या ऐसा नहीं होता कि ये तो लेटर है, माननी ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं देनी, पहली वाली 8000 ही। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ओरिजिनली कुछ चीज़ें थी, फिर बाद में लेटर एडिशंस हुई। जैसे अगर आप ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक समय में रिटर्न डाउन है ही नहीं, वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उसमें भी आप देख लें कि 16वीं 17वीं शताब्दी की ओरिजिनल ये बातें हैं, बाद वाली 21वीं 22वीं 20वीं 21वीं सदी की। ये ऐसा ओरिजिनल एक इस कॉन्टेक्स्ट में भी है। एक तो अनुवाद बहुत हुए हैं, और दूसरा है कि जो है जो पहला और बाद वाला हिस्सा, पहले लिखा गया बाद में लिखा गया, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमेशा आता है। जैसे महाभारत की बात कर लें, शुरुआत होती है 8800, उसमें आपको श्लोक मिलेंगे। उस समय में आप इसे जय कहा करते थे, उसका नाम था जय, और महर्षि वेदव्यास से जुड़ा हुआ ये है 8800 तक का, ये जय है। डेट इज़ जय माने द कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज़, जो स्टोरीज़ विक्ट्री को बिलोंग करती हैं। सो कलेक्शन ऑफ द विक्ट्री स्टोरीज़। फिर देखिए समय बीत जाने के बाद इसमें और कॉन्ट्रीब्यूशंस आए और विद्वानों के, ये 24,000 तक पहुंचा, तो तब इसका नाम हो गया भारत, उस समय के एक ट्राइब के नाम पर। फिर देखिए ये 1 लाख तक पहुंच गया, तो अब तो ये महाभारत हो गया ना, तो फिर ये महाभारत हो गया। तो ये ग्रंथ का भी अपना एक प्रोग्रेस है, एक एवोल्यूशन है पूरा। ये 8800 से आरंभ होता है,
24,000 पे जाता है, फिर ये 1 लाख पे जाता है। तो जय से भारत से महाभारत तक ये जाता है। सोसाइटी की नॉलेज जैसे 395 आर्टिकल से 450, है ना, जैसे 22 पार्ट से 24 पार्ट, जैसे 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल, जैसे तब से लेकर के अब तक देखिए 100 से ऊपर अमेंडमेंटें ऐड हो गई। तो कुल मिलाकर के कहानी है कि जैसे जैसे सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, ट्रेड कॉमर्स को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता है, उनके बीच में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल रिलेशंस इंट्रिकेट होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा संबंध अपनी ट्राइब से बाहर निकल के दूसरी ट्राइब, फिर हमारी कल्चरल सेटिंग से निकल के दूसरी कल्चरल सेटिंग, फिर हमारे रीजन से बाहर दूसरा रीजन, फिर हमारे देश से बाहर दूसरा देश से होता है। जैसे अंदरूनी व्यापार से हम बाहरी व्यापार की ओर जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कई ताने बाने, कई तंत्र उभरते हैं, सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाता है, इंट्रिकेट होता जाता है। तो उसके रिलेटेड फिर बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज बेस बनता जाता है, और जो भी उस समय के विचारक होते हैं, जो भी उस पर थॉट्स डेवलप करते हैं, वो विचारक पहले से उस दिशा में चले आ रहे ग्रंथों में अपने विचार इंडक्ट कर देते हैं, क्योंकि उस दिशा में विचार करता हुआ कौन सा ग्रंथ है, वो डॉक्ट्रिन्स पहले वाली कहाँ लिखी गई हैं, वो उस पर विचार करते हैं। तो वो पहले तो खुद ट्रेंड हुए होते हैं उसी ग्रंथ को पढ़ करके कि हमें समाज को किस दृष्टि से इसका आंकलन करना है, इवैल्यूएशन। तो उनकी दृष्टि भी यहीं से आ रही होती है, और फिर वो इसी दृष्टि के माध्यम से जो नए अनुभव ले रहे हैं उसे इसी में डालते चले जाते हैं, और ये बढ़ता जाता है। ये इस तरह से होता है। ये कोई भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा, कोई कम महत्वपूर्ण, कोई असली नकली, कुछ ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप में एक जो टेक्स्ट होता है, जो ग्रंथ होता है, वो अपने आप में टोटल होता है। आप उसे ये मानेंगे कि इट इज़ अ टोटल। आप इसको बिल्कुल ऐसा ले लें, सिखिज़्म में ये बड़ी खूबसूरती से सिद्ध होता है। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी है। अब देखिए, गुरुज़ के वाया वो आती गई और कंपाइलेशन कॉम्प्रिहेंसिव होती चली गई, ऐड होती चली गई। गुरु अर्जुन देव जी ने वाणियों को एकत्रित करके उसका संकलन कर दिया, कंपाइलेशन हो गया, 1604 का समय है। और उसके बाद फिर उसमें लेटर गुरुज़ की वाणी ऐड होती गई, और फाइनली फिर वो भक्तों की वाणी भी है, उसमें गुरुओं की वाणी भी है, और फाइनली फिर वो कंप्लीट कर दिया गया कि अब ये कंप्लीट है, और आज के बाद गुरु मान्यो ग्रंथ ये आपका ग्रंथ है। तो उसको तो एक पॉइंट पे क्लोज कर दिया गया। ठीक इसी तरह से एक समय में समाज ने इनको भी क्लोज कर दिया। महाभारत क्लोज हो गई, रामायण भी क्लोज हो गई। यहाँ पर मैं इन टेक्स्ट का आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कंपैरिजन हो रहा है। ओके, टेक्स्टों को कभी भी लाइफ में या कंपेयर करने की नीड नहीं होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। टेक्स्ट का ज्ञान ग्रहण करके दूसरे टेक्स्ट का लाभ लेना होता है। किसी भी एक टेक्स्ट को स्टडी करके उसका लाभ उससे ज्ञान ले लीजिए, और उसके आधार पर दूसरे ग्रंथ का ज्ञान ले लीजिए। ये ज़्यादा बेहतर है, कंपैरिजन रिक्वायर्ड नहीं होता। आई बात समझ में? सो इस चीज़ को समझिए। तो इसी तरह से ये लाइन आएंगी, कई बारी लोगों को तंग करती हैं। कई बारी कोई ऐसा श्लोक है जो बाद वाली रामायण में या महाभारत में जा कर के आता है, जैसे कई बारी रामायण में बाहर जा कर के आता है, तो आपको वो आज के समय में ऑफेंसिव लग सकता है। तो आप सुनेंगे तो आपको ऑफेंसिव लगेगा। क्या पता बताने वाला किस संदर्भ में बता रहा है, क्या पता उसमें इतनी क्षमता है भी कि वो श्लोक को डिकोड कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है राइट मैनर में। फिर वो जिस समय काल, जिस काल में, जिस खंड में, जिस टाइम एंड जिस स्पेस में लिखा गया, क्या पता उस समय की क्या व्यवस्था थी, क्या किस तरह से वो लिखा गया है। तो ऐसे में फिर हम उसको ऐसे भी जस्टिफाई कर देते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल तो 8,000 थे, ओरिजिनल तो 8800 थे, अरे यार ये तो बाद में जोड़ा गया है, ये बाद की बातें, सारे कांड बाद में किए गए। दैट इज़ नॉट द वे। वो ग्रंथ टोटल काउंट होता है। ये जो आपको लिख के बताया है, राइटर इसके वाया बताना चाहता है कि जो वाणी है, जो वाणी है, जो ज्ञान है, वो सनातन होता है। ज्ञान किसी भी मत, ज्ञान किसी भी मत, किसी भी पंथ, जब शिकागो में रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस हुई
तो तब विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का यह कहना था कि ये जो अलग अलग धर्म आप लेकर के आए यहाँ पे, ये मत हैं, ये सारे मत हैं और हम इन्हें धर्म समझ रहे हैं। दैट इज़ नॉट द वे। धर्म सनातन होता है, उसमें मत कई आ सकते हैं। देर कैन बी मैनी मत, बट देर इज़ वन सनातन, सनातनी। आई बात समझ? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। सनातन बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्टेट। मैंने सनातन शब्द बोला जैसा कि स्टेट। अब आप इसके आगे आपकी चॉइस से जो लिखना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट, हिंदू स्टेट, बुद्धिस्ट स्टेट, क्रिश्चियन स्टेट, ये आप लिख रहे हैं। मैंने स्टेट बोला, मैंने राज्य का सिद्धांत पढ़ाया स्टेट का, आपने उसके आगे क्या जोड़ा वो अलग बात है। तो ऐसे ही सनातन, अब आप उसके आगे क्या जोड़ते हैं वो आपकी चॉइस है। आप उसे हिंदू सनातन कहते हैं, हिंदू सनातनी, आप उसे सिख सनातन कहते हैं, आप उसे किस सनातन से जोड़ रहे हैं वो देखिए आपकी चॉइस है। मैं जो अपने ग्रंथों से, अपने गुरुओं से सीखा हूँ वो यही है कि एक सनातन है, दैट्स इट। उस सनातन को समझने के प्रयास में, उस सनातन के अनंत ज्ञान के अंडरस्टैंडिंग की राह में अनेकों मत उत्पन्न हुए थे, हो रहे हैं, होते रहेंगे, होते रहेंगे। अनेकों मत उत्पन्न हुए थे, हो रहे हैं, होते रहेंगे, पर ये मत सनातन नहीं होता। उस सनातन को समझने के लिए अनेकों मत उत्पन्न हुए थे, हो रहे हैं, होते रहेंगे, पर कोई एक मत को सनातन के एट पार ले आओ, ये ठीक नहीं। अगर वो मत सनातन के एट पार आएगा, करेक्ट, वो ले आए आप, मैं प्रॉब्लम नहीं करता हूँ, पर फिर वो सनातनी हो जाएगा, फिर उसमें सारे मत आ जाएंगे, फिर उसमें सारे मत आ जाएंगे, तो फिर भी आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, फिर भी वो नहीं हो पाएगा जो आप करना चाह रहे हो, फिर वो सनातन हो जाएगा, फिर उसमें सारे मत हो जाएंगे। आपको मानना पड़ेगा कि ये सभी मतों से भरा हुआ सनातन है। आई बात समझ? सनातन का अनंत ज्ञान है, सनातन की राह पर चलना, उस यूनिवर्सल की राह पर चलना, उसकी दिए हुए अनंत ज्ञान को, एंडलेस एटर्नल नॉलेज को समझने के लिए किए गए मेरे प्रयास, मेरा मत हो जाएगा, इनका मत हो जाएगा, मेरे कई फॉलोअर होंगे तो मेरा पंथ हो जाएगा, मेरा एक सेक्ट हो जाएगा। अगर आप, मैं इसे ही धर्म कहने लगूं, ये फिर अलग है। ये रिलीजन हो सकता है, मैं इसका इनिशिएटर हूँ, मेरे कोई प्रिंसिपल्स फॉलो कराता हूँ, ये रिलीजन है। धर्म तो सनातन ही होता है, उसको समझने के लिए अनंत मत आ सकते हैं, पर एक मत पकड़ के आप उसे सनातन के इज इक्वल टू कर दें, ये नहीं ठीक होता है। इस पे हमें विचार करना है। ओके, सो दैट इज़ ऑल। तो एक ही परमात्मा है, इस बात को समझ के चलिएगा। ओके, उस तक जाने के राह बहुत हैं, अनंत सागर है। अब नर्मदा और ताप्ती बहुत सीधे चली जाती हैं उसमें, और जो चंबल है बहुत बल खा के जाती है उसमें, और गंगा यमुना अलग तरह से जाती हैं उसमें, लेकिन सुवर्ण रेखा बहुत अलग तरह से चली जाती। नदियाँ मतों के समान, कितनी ही मत जो है नदियों के समान, कितने ही सीधे, कितने ही बल खा लें, जो कर लें, अंत एक सत्य है कि इन्हें अनंत सागर में मिलना है, वो सनातन है। अनंत सागर सनातन है, और इन सब मतों को, इन सब नदियों को आके उसी में मिलना है। कौन कितना सीधे चलता है, कौन कितना घूम के, अनंत सागर सनातन धर्म अर्थात ईश्वर अनंत है। सबको वहीं पहुंचना है। आप फिलॉसफिकल मार्ग अपना लीजिए, आप ग्रंथों का मार्ग अपना लीजिए, आप यौगिक मार्ग अपना लीजिए, आपको आना वहीं है। दैट्स इट। जो कर लीजिए, कोई रास्ते में